मेरा कमरा एक अलविदाई नज़र। तसनीफ हैदर। सन 2016 में जिस घर को हमने छोड़ा था वहाँ हालत काफ़ी बुरी थी। नौकरी वोकरी थी नहीं, वो तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन अदबी दुनिया के पाँव भी ठीक से नहीं जमे थे। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि घर छोड़ते वक्त, नए फ्लैट को लेते वक्त इतनी रकम भी नहीं बची थी कि पिछले मकान का बकिया 2 महीनों का किराया अदा किया जाए। मेरी कोई बंधी टकी नौकरी नहीं है, पैसे की अक्सर व बेशतर किल्लत हो जाती है। दिल्ली शहर में हजारों लोग इस तरह की जिंदगी बसर करते हैं, उन्हीं में से एक मैं और मेरा खानदान भी है। खैर, जिनकी बंधी टकी नौकरी है उनका भी कौन पुरसाने हाल है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह से कई सौ आदमी अचानक नौकरी से निकाल दिए गए, मगर इसके बाद फिर अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद में मसरूफ हो जाते हैं। इतना ध्यान कहाँ देते हैं कि सैलाब, तूफान, कहत या कोई वबाई सूरत हाल पैदा होने पर दुनिया भर की एनजीओज दौड़कर मदद के लिए रईसों के आगे झोले फैला देती हैं। लोग भी हत्तुल मकदूर मदद करते हैं, इदारे भी करते हैं, और सोचते हैं कि वो अपना समाजी और अखलाकी फर्ज अंजाम दे रहे हैं। मगर एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का आदमी इस तरह की इमदाद का हकदार नहीं हो सकता। अव्वल तो समाजी तौर पर उसे ऐसी कोई मदद फराहम नहीं की जाएगी, अखलाकी तौर पर उसे नेकी नहीं समझा जाएगा, और दूसरी बात यह कि खुद उस पर अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स का बोझ ऐसा सवार होगा कि अगर ऐसा कोई मदद का निज़ाम हो भी तो वो उसी गरीब के ज़मीर का कचूमर निकाल कर रख देगा। परेशानी, दुख और किल्लत, ये सब इंसानी ज़िंदगी के साथ मौत को उगाने वाली वबाओं और पहाड़ों से ज़्यादा कातिल होते हैं। मौत कोई परेशानी नहीं है। वबा में मरने वाला जिंदगी से छूट रहा है, ये एक तरह की नेमत है। मगर दुख को झेलने वाला आदमी नौकरी की तलाश, मुआश की फिक्र और खानदान की इज्जत के साथ रोज एक नई मौत मरता है। ये मौत उसकी सांसें नहीं छीनती, उसके हंसने का और सर उठाकर जीने का हक छीनती है। मेरे ज़ाती ख्याल में रोटी, कपड़ा, मकान और तालीम इंसान के बुनियादी हुकूक में शामिल है, और हर समाज को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अफराद को ये बुनियादी सहूलियात मुफ्त में फराहम करा सके। अपने कमरे के ताल्लुक से गुफ्तगू करने से पेशतर मैं मकान मालिकों की नफ्सियात पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। हमारे मुआशरे में मकान मालिक एक किस्म का अनोखा प्राणी है जिसे कानूनी तौर पर लोगों को लूटने का हक हासिल है। वो पहले एक मोटी रकम लगाकर मकान बनवाएगा, फिर उस गारे, चूने, ईंट, पत्थर, लकड़ी और तारों से बने कमरों और लॉबियों का सौदा करेगा। किरायों का कोई सरकारी निज़ाम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि किसी मोहल्ले में 2 और 3 कमरों पर मुश्तमिल किरायों की कोई तयशुदा रकम होगी। यह मकान मालिक की सवाबदीद पर है कि वो अपनी बनाई बिल्डिंग में हर फ्लैट का कितना किराया तय करता है। कुछ मकान मालिक जो पैसे की लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, वो किराए की रकम को चेक या एनईएफटी के जरिए लेने से इनकार कर देते हैं। उन्हें नकद रकम चाहिए, और उनमें से भी कुछ जो ज्यादा घाघ होते हैं वो कहते हैं कि किराया हमारे घर फलां तारीख तक पहुंचा दिया जाए, ताकि घर पहुंचाने वाले किराएदार को इस बात का एहसास रहे कि वो अपनी पीठ टिकाने और सर छुपाने की जो कीमत दे रहा है उसके बावजूद हर वक्त साहिब मकान के रहमो करम पर है। मकान मालिक जब घर का दौरा करेगा तो किराएदार को छोटी से छोटी बात का हिसाब देना होगा। फलां दीवार पर लकीर कैसे बन गई, ओफो गमलों से इतना पानी बहता है, आप रोज रोज पौधों को पानी क्यों देते हैं, छत इतनी गंदी हो रही है, इसे महीने में 2-3 बार ठीक से साफ कर दिया कीजिए, फलां नल से पानी क्यों टपक रहा है, ये पाइप क्यों टूटा है, रात को गेट में ताला लगा दिया कीजिए। और फिर उसके बाद वो आखिरी जुमला, थोड़ा ख्याल रखिए, अपना घर समझ कर रहिए, किराए का नहीं। मकान मालिक इस एक जुमले से अपनी और किराएदार दोनों की मिल्कियत और जिम्मेदारी बांटता हुआ जब रुखसत होता है तो सांस में सांस आती है। खैर, जिस कमरे को अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ और इस फ्लैट से एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ, उसकी वजह भी यही है कि मेरे मकान मालिक को अचानक किराया बढ़ाने की सूझी। मैंने इनकार किया तो उसने बोरिया बिस्तर समेटने का हुक्म दे दिया। मालूम किया तो पता चला कि घर मिलने मुश्किल हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में जो फसाद हुए हैं उनकी वजह से बहुत से मुस्लिम खानदान अपने ज़ाती घरों को भी छोड़कर इस घनी मुस्लिम आबादी में आकर आबाद हो रहे हैं। जिस ब्रोकर ने मुझे पिछला घर दिखाया उसने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये घर 15 में मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि मैं इसी को 17 में भी उठा दूं, और वो भी बहुत आसानी से। गौर कीजिए तो अजीब सूरत हाल है। एक हुकूमत ने पैदा की है और दूसरी मकान मालिकों ने। पहली सूरत तो यह है कि लोग आपस में घुलने मिलने के बजाय अलग होते, सिमटते और बंटते जा रहे हैं। दूर से गंगा जमनी कहलाए जाने वाले हमारे समाज में कोई हिंदू मुसलमान मोहल्ले पर और मुसलमान हिंदू मोहल्ले पर भरोसा करने को तैयार नहीं है।
बाबरी मस्जिद के इन्हदाम, गुजरात फसादात और 84 के बाद ऐसे मुस्लिम और सिख गेटोज पहले ही बन चुके हैं। यह हालत तो वैसे तकसीम के बाद पैदा होने वाले अदम एतमाद से ही शुरू हो गई थी, मगर वक्त के साथ इसे ख़त्म होना था, जबकि ये मज़ीद बढ़ रही है किसी वबा की तरह। मगर वबा ख़त्म हो जाती है, उसका इलाज ढूंढ लिया जाता है, मगर इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। दूसरी सूरत हाल जो कि काफ़ी मायूस कुन होने के साथ साथ मज़ाक़ाख़ेज़ भी है, यह है कि मकान मालिक अपनी भारी तोंदों और बढ़ी हुई दाढ़ियों के साथ एक तरफ दिल्ली में मुस्लिम फसाद मुतासरीन के लिए फंड भेजते हैं, राशन और कपड़े और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें भिजवाते हैं, दूसरी तरफ फसाद की वजह से पैदा होने वाले खौफ के कारण जो मुसलमान इस मोहल्ले में आकर बसते हैं, उनसे गैर ज़रूरी और भारी रकम भी वसूल करते हैं। अब यह इमदाद जो उन्होंने अपने कुछ भाइयों बहनों की करी है, उसका नुकसान भी तो भरना है। इसके लिए दूसरे भाई बहन बली का बकरा बनाए जाएंगे। खैर, 3.5 साल इस कमरे में गुजारने के बाद ये कमरा छोड़ते वक्त मेरे यही ख्यालात हैं जो आपके रूबरू कर रहा हूँ। 28 मार्च इस कमरे में मेरा आखिरी दिन होगा, फिर एक नया कमरा होगा। इस मुख्तसर कमरे की रूदाद ये है कि यहाँ कृष्ण और राधा का एक स्टिकर लगा है। सामने वाली दीवार पर टीरियन लैनिस्टर यानी पीटर डिंकलेज का एक पोस्टर आवेजा है, जिस पर लिखा है कि अपनी बुराइयों को कबूल कर लेने से कोई उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक किताबों की अलमारी है, मेरे गद्दे हैं। अब जहां मैं बैठा हूं वहां कल कोई और बैठेगा। किताबों की अलमारी की जगह कपड़ों की अलमारी होगी, या ड्रेसिंग टेबल, या शायद कोई दूसरा शोकेस, या फिर कुछ भी नहीं। होजे सारा मागो, ओरहान पामुक, जे एम कोइट्जी, निर्मल वर्मा और ओम प्रकाश वाल्मीकि के शब्दों की बू क्या कुछ और दिनों तक 28 मार्च के बाद भी कायम रहेगी? यह कमरा मेरे दोस्तों की आरामगाह भी बना है। हंसी ठटोल, गालियों और कहकहों के बीच इसने सर्दी गर्मी की कई रातें गुजारी हैं। यहाँ अदबी दुनिया पर अपलोड की जाने वाली कई रिकॉर्डिंग्स भी की गई हैं। कई दोस्त इसी कमरे में बने और छूटे, कई इससे पहले बने और यहाँ आने के बाद छूट गए। दिल्ली में रहते हुए शायद यही वो वाहिद कमरा है जिससे मैं इतना कम बाहर निकला हूँ कि मेरे पास पड़ोस के लोग तक मुझसे वाकिफ नहीं है। इसी कमरे में मैंने मोहब्बत के गर्म बोसों को महसूस किया है। इसी कमरे में एक नए सफर का आगाज हुआ है। इसी कमरे में मेरी उदासियां, मेरे लफ्ज और मेरी तन्हाइयां बाल बिखराए बैठी रही हैं। इसी कमरे में मैंने अपनी जिंदगी का पहला अंग्रेजी नॉवल जेडी सैलिंजर का कैचर इन द राई पढ़ा है, और इसी कमरे में हिंदी साहित्य से मेरी थोड़ी बहुत अच्छी शनासाई हुई है। ये कमरा मेरे बागियाना ख्यालात की आमाजगाह है, मगर अब इसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब एक नए कमरे के साथ नए सफर का आगाज मुंह तक रहा है, और एक नया रिहायशी तजर्बा मेरा फिर से मुंतजिर है। ये तमाम बातें बयान करके आपसे कुछ मजीद बातें करनी है जो कि ज़रूरी है। कोरोना वायरस बाहरी मुल्कों से हमारे यहाँ पहुँच चुका है। इससे पहले भी कई बीमारियाँ विदेश से आई हैं, जिनमें मदरलैंड का तसव्वुर और नेशनलिज्म का भूत भी शामिल है। अलगरज आपसे ये कहना है कि इस वबा को रोकने में हमें कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जो लोग मेरी तरह घरों से काम करते हैं, वो गैर ज़रूरी बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना जुलना और किसी तरह की सोशल गैदरिंग यानी समाजी जलसों जुलूसों में जाना छोड़ दें। कोई भी एहतजाज या प्रोटेस्ट हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो या कोई मीटिंग, जिसे भी टाला या मुलतवी किया जा सकता है, ज़रूर कर दें। हाथों को धोते रहें और ख़ास तौर पर घर पर कहीं से आने या किसी के घर जाने के बाद ज़रूर धोएं। मुंह, नाक और आंख को हाथ बिल्कुल ना लगाएं, और बहुत ज़रूरी हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके हाथ धुले हुए हों। हाथ धोने का तरीका यह है कि कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को रगड़कर अच्छी तरह और पूरी तरह साफ करें। बाहर काम पर जाने वाले लोग सैनिटाइजर्स वगैरह को साथ रखें। लोगों से फासले से मिलें और किसी से हाथ ना मिलाएं, गले ना लगें। वबा खास तौर पर ज़्यादा मिलने जुलने से फैलती है। अगर इसे कंट्रोल करना है तो खुद को कुछ वक्त के लिए अलग और तन्हा कर लें। तन्हाई का लुत्फ लें, किताबें पढ़ें और अदबी दुनिया पर अच्छी अच्छी कहानियां सुनें। शुक्रिया।